नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने उन लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। हम उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि आप हमारी थोड़ी सी आर्थिक मदद भी करें। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, सत्य हिंदी के सदस्य बने, थोड़ा सा आर्थिक भुगतान करके हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी और पत्रकारिता के लिए आपका बड़ा योगदान। और अब आज की बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल जब से पहले चरण की 102 सीटों के लिए मतदान हुए हैं, उसके बाद से बहुत सारे लोगों की नींद उड़ गई है। बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे नेता असमंजस में फंस गए हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पोलिंग उस दिन हुई है उसमें बहुत एक तरीके से एक शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, डलनेस, और हिंदी का शब्द है उदासीनता। एक उदासीनता सी दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के बाद यह अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है कि दरअसल जो पहले दौर की पोलिंग के बाद किस पार्टी को या किस गठबंधन को फायदा होता दिख रहा है। क्योंकि लोगों का कहना है, जो जमीन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कि कहीं ना कहीं मतदाता शांत है, उसके अंदर वो जोश, खरोश, जुनून, जज्बा दिखाई नहीं पड़ रहा है और वो कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक तरीके से कहें, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन कैंपेन और पोलिंग दिखाई पड़ रही है। यह एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस बार जो मतदान का जो प्रतिशत है वो भी नीचे गया, जो पोलिंग परसेंटेज है वो भी नीचे गया है। तकरीबन 4 से 5% तक पोलिंग परसेंटेज नीचे गया है, जो अपने आप में हैरानी की बात है, क्योंकि पिछले 20 सालों से लगातार पोलिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और बिहार जैसे इलाके में तो वो पोलिंग परसेंटेज 50% के नीचे चला गया है। तो ऐसे में कई गंभीर सवाल हैं और हमने किसी सज्जन से बात की, उनका कहना है कि 35 साल में पहली बार इतना डल, इतना उदासीन चुनाव हम देख रहे हैं। तो इसको कैसे डिकोड किया जाए, इसके राजनीतिक अर्थ क्या है और क्यों राजनीतिक नेताओं को, दलों को और गठबंधनों को बहुत चिंतित होना चाहिए? क्या कोई एक अनप्रेसिडेंटेड मैंडेट की तरफ देश बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? कोई बहुत बड़ा कोलाहल होने वाला है? कोई अप्रत्याशित फैसला होने वाला है? हम बात करेंगे प्रभु चावला से, जिनका 40 साल से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव है। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और उससे बड़ा परिचय यह है कि केंद्र की एक सरकार और 2 राज्य सरकारें गिरा चुके हैं अपने रिपोर्ट से। प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। क्योंकि आज की पीढ़ी को पता नहीं ना, उतना अंदाजा नहीं है कि जो आई के गुजराल की जो सरकार गिरी थी वो आपकी रिपोर्ट के ऊपर गिरी थी। उसके बाद कर्नाटक की जो सरकार थी वो भी आपकी रिपोर्ट के ऊपर गिरी थी। तो प्रभु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो उदासीनता दिखाई पड़ रही है, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखो, जो आपने पहले बात कही कि पहले रिपोर्ट्स के ऊपर सरकारें गिर जाती है, आप रिपोर्ट लिखते रहिए, चपरासी भी इस्तीफा नहीं देते, मीडिया की क्रेडिबिलिटी जो है जीरो हो गई है। दूसरी बात है, तो डिकोड करने की बात क्या है इसके अंदर? सवाल ये कि आपने कहा गंधहीन, अगर बड़ा ठीक सुना आपने, गंधहीन कहा ना। हाँ। तो मैंने समझा ये गंधहीन है, इसके अंदर गंध ज्यादा है इलेक्शन में। मैंने कहा रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, आपने कहा गंध। ना, ये गंधहीन है, इसके अंदर गंध है। तो समझ में घुल जाओ तो पता नहीं होता कि आप कहाँ गिरेंगे, जाकर उतरेंगे जी। तो वह ये है कि बड़ा आसान है डिकोड करना इसके अंदर, क्योंकि जब आप एक बार नारा लगा देते कोई भी, तो उसके प्रति उदासीनता अपने आप हो जाती है। उससे कॉन्फिडेंस दिखाई देता है कि हम जीत ही रहे हैं, तो इसके बाद क्या जरूरत क्या कोर्ट में अंदर जाने की। ये सब कर रहे हैं अपना अपना। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जो बाकी लोग कह रहे हैं उससे सहमति मेरी है। कॉन्सेंसस यही बन रहा है कि आपने इतना एटमॉस्फेयर बना लिया कि आपको 400 सीटें आ रही हैं, 400 से पार कर रहे हैं। मैं संघ के कार्यकर्ता को जानता हूँ, मैं संघ से जुड़ा रहा हूँ काफी साल तक, और संघ के मेरी उम्र के लोगों से पिछले 2 दिन से बात भी हो रही है। तो मेरे को लगता है उनमें से कोई भी, जहां इलेक्शन हुए हैं मैंने वहां भी बात की है, उनमें से कोई भी ज्यादा इलेक्शन में चुनाव कर नहीं रहा था कोई पर्चा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि कल सैटरडे था, मैं एक बड़े होटल के अंदर, नाम नहीं दूंगा, वहां पर किसी को बुला के मैंने खाना खाने की, दोपहर के लंच करने के लिए गया था। तो मैंने जब लंच कर रहा था तो मैंने किसको आते हुए देखा, क्योंकि मैं बैठा हुआ था, मैं बैठे हुए थे, तो किसी को भी जानता नहीं। तो आजकल मैं राजनीतिक नेताओं से कम देता हूँ क्योंकि उनकी बातें पता है कि कौन क्या कहने वाला है, उनसे मिलने को कोई फायदा नहीं है। तो वो देखा कि एक बड़े नेता महाराष्ट्र से, चुनाव जहां पर खत्म हुआ है कुछ सीटों पे, चुनाव करा, चुनाव के
मतलब उस पार्टी में नंबर 2 नंबर 3 भी हो सकते हैं, नंबर 1 भी हो सकते हैं। वो उस ताज होटल में खाना बॉम्बे से आके खाने आए थे, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, एक किसी पुराने पत्रकार के साथ और एक कोई पुराना पॉलिटिशियन किसी पार्टी का। तो मैं जो बता रहा था कि इस तरह के नेता जो पार्टी छोड़ करके आए, इलेक्शन के एक दिन बाद पार्टी का काम हो गया, वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी पोल हो गई, वो अगर दिल्ली बॉम्बे छोड़ करके दिल्ली में आकर के बैठते हैं, लोग चंडीगढ़ से शिमला से आकर के दिल्ली में 5 स्टार होटल में 3 घंटे के लिए लंच कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि उतना इलेक्शन कितना सीरियस हो रहा है उन लोगों के लिए। जब उस पार्टी के नेता जिनको कार्यकर्ताओं को जुड़ाना है, जिनको लेकर के आना, एक फेज खत्म हुआ, दूसरा फेज शुरू होने वाला है, उस जो चुनाव लड़ने वाले हैं, डिफेक्ट होकर के टिकट उनको मिली है, वो भी वहीं बैठे हुए हैं, तो आप लगते हैं कितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, क्या हम तो जीत ही रहे हैं। और जब मेरे को उन्होंने बुलाया कि आ जाना, मतलब कॉफी पी लेना, मैं गया उनके पास। वो मेरे से पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है, मैंने कहा मैं पॉलिटिशियन से क्या बात करूं, आखिर पॉलिटिशियन को पता नहीं कौन सी किस पार्टी में, आज इस पार्टी में, कल किस पार्टी में चले जाएंगे, तो मैं इसके बारे में आपसे बात डिस्कस करूँ, कॉफी पीऊंगा, मैं चला जाऊंगा। पर अच्छा, तो मैं मैसेज जो आपने सवाल पूछा, डीकोड करना कितना आसान है। कल का एक एग्जाम्पल है जिसमें पार्टी के चुनाव लड़ने वाले, चुनाव लड़ाने वाले, चुनाव को फाइनेंस करने वाले सब एक ही जगह पर बैठे हुए थे, उनको चुनाव से लेना देना नहीं है। कार्यकर्ता वहां पर मोबिलाइज करने के बजाय बड़ा जबरदस्त खाना खा रहे थे, बियर भी पी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। तो ये अपने आप में एक एग्जाम्पल है कि जहां पर जब नेता समझ रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम जीत रहे हैं, वो अपना चुनाव रण क्षेत्र जीत करके आप मैदान छोड़ करके आप आगे बाहर जा करके, तो मेरे को लगता है जो डिकोडिंग ये कर रहा है, मैंने बाकी जगह भी देखा, दिल्ली के अंदर भी देखा मैंने, यूपी के नेता दिल्ली में घूमते 5 स्टार होटल में, जिनको चुनाव में चाहिए वहां बैठा जाए, हर पार्टी की, मैं एक बात नहीं कर रहा, मेजर पार्टी जो लड़ रही है उनको लगता है कि दूसरों को लगता है हम तो जीत रहे हैं, दूसरे एक को लगता है हम भी जीत रहे हैं। तो उन्होंने वर्कर नहीं निकाले, अपने आप को छोड़ दिया, और पैसे की कमी के कारणों से भी ये हो रहा है कि एक विरोधी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि डिकोडिंग के अंदर एक नेता खुद बड़े आश्वस्त हैं कि हम जीत रहे हैं, इसलिए कार्यकर्ता भी आश्वस्त है हम जीत रहे हैं, अगर 5% लोग कम चले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, हम तो जीत तो रही हैं, 370 नहीं आएंगी, 300 आ जाएंगी, तो दूसरी तरफ ये कि तो हार ही रहे हैं, तो 150 नहीं आएंगी, 200 आ जाएंगी। तो ये एक अपने आप में कॉन्फिडेंस दोनों तरफ से दिखाई देता है, जिसकी वजह से पैसा नहीं खर्च करो, चुनाव का रिजल्ट जो आएगा वो हमारे फेवर में आएगा, ये मान करके दोनों तरह चल रही है। दूसरी बात ये है कि पोलिंग जो हुआ है किसका हुआ है, क्योंकि कमिटेड वोट हर पार्टी का होता है, वो तो निकला ही होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि अगर वो निकला है कि बीजेपी की या 25% के आसपास उनके वोट हैं सारे देश के अंदर, एवरेज निकाल करके चलें, इस जहाँ चुनाव हुए वहां पर 22-23% उनके वोट हैं, उसके ऊपर जाके वोट हुए। तमिलनाडु में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तमिलनाडु के अंदर हमारा पेपर है, तो कोयम्बटूर में जहाँ पर अन्नामलाई, जो जिनको मीडिया ने, हम सब ने इतना प्रोजेक्ट किया है, हिंदुस्तान का कोई जर्नलिस्ट नहीं है जिसने अन्नामलाई का इंटरव्यू किया हो, जाकर सबसे पहले वही जाकर टीवी उसके सामने खड़ा कर देते, कैमरा खड़ा कर लेते, उसको ऐसा बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया कि जैसे अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर जाके मोदी बन गया, सेकंड मोदी इन तमिलनाडु, उसकी प्रॉब्लम। वो इलेक्शन चुनाव होने के बाद खड़ा होकर कह रहे कि मेरे तो कई पूर्व कार्यकर्ता नहीं थे और 1 लाख वोट काट दिए गए। जब स्टार कैंपेनर, स्टार उनका एक नेता जब चुनाव पड़ने के बाद कहता है कि मेरे यहाँ पे उनके पोलिंग बूथ पे लोग नहीं थे, 1 लाख वोटर टिकट दिए, जब उनको चुनाव भरा था, उन्होंने उनको लिस्ट मिली थी, वोटर लिस्ट की, तब उनको नजर नहीं आया कि इसके अंदर मेरे नाम नहीं है जी। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि हाइप के ऊपर लोग सर्वाइव कर रहे हैं कि हम लोग जो हैं, हमारी जीत तो होने वाली है, मोदी जी हर 543 कॉन्स्टिट्यूशन में लड़ रहे हैं, हालांकि लग रहे हैं 440 पे, 440 में से 370 उनकी आएंगी, स्ट्राइक रेट 80% से ऊपर बनता है, और दूसरी तरफ 330 कांग्रेस पार्टी रखती है, वो 100 कर रही है, उनका पता नहीं कैसे नहीं 30% का स्ट्राइक रेट होता है। तो सिर्फ डिकोडिंग यही होगा, चुनाव के अंदर आप कहते हैं 77 के बाद या 89 के बाद सबसे कम वोट पहले दौड़ने पड़ी, ये केवल 10% 15% सीटों पर वजन हुआ है। तो इसके बेसिस पे अब अगले 5 या 6 चरणों में क्या होगा देखने के बाद पता लगेगा। इसके बेसिस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना कि एकदम इलेक्शन फीका है, गर्मी आ रही है, हो सकता है इसे और भी कम पड़े, परंतु सबसे बात यह है कि जितने भी पोस्टर बैठे हुए हैं, जिन्होंने चुनाव के पोस्टर क्या एक ही रह गए, वही सब पार्टी को देते हैं, सब पार्टी को पोल भी वही करके देते हैं, हर टीवी चैनल पे भी वही देते हैं, बाकी को शायद मना कर दिया गया या करने दिया गया। किसी ने आज तक यही पोल फैक्टर नहीं किया वोटिंग कितनी होगी तो कितनी सीटें मिलेगी, स्विंग एनालिसिस करने की बात ही खत्म हो गई है कि 20% है ये है, पर वोटिंग परसेंटेज के साथ सीट का कोई कनेक्शन है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं किसको नुकसान होगा। अब अगर 10% 5% वोट कम हुए हैं इस इलाके के अंदर,
वहां किसको नुकसान हुआ परसेंटेज, वो तो मान के चल रहे हैं कि हम 338 आएंगी, 340 आएंगी, कितने परसेंट वोट पे आएंगी? आपने कहीं फिगर सुनी है ये? जी नहीं, मैंने भी नहीं सुनी। मैं 40 साल से जर्नलिज्म कर रहा हूँ, ये पहला इलेक्शन है जिसके अंदर ना कोई एंकर पूछता है कितने परसेंट वोट होंगे, ना पोस्टर बताता है कितने, अगर 40-50% वोट होंगे 33 सीटें मिलेगी, जब 55 होंगे 33 सीटें मिलेगी, स्विंग कितना होगा 1% पहले हम लोग करते थे बैठ करके कि 1% स्विंग अगर रूलिंग पार्टी के खिलाफ जाएगी तो 35 सीटें कम हो जाएगी, 2% उनके फेवर में जाएंगी तो कम हो जाएंगी। तो अब आप डिस्कस करें कि 4% अगर वोट कम हुए हैं जी, इसमें से किसके फेवर में कितनी कम जाएंगी तो इतनी हो जाएंगी, किसकी फेवर में ज्यादा जाएंगी कितनी हो जाएंगी, इसके ऊपर बहस करना अभी पॉसिबल ही नहीं है। तो डी कोडिंग का मतलब ये कि ये चुनाव अभी टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि कितना कम होने वाला। हो सकता है कि अब आपने हम बहस करेंगे तो हो सकता है कि मोदी जी बाकी पार्टी वाले लोग कार्यकर्ताओं को जमीन में उतारें क्योंकि 7 फेज का इलेक्शन है, जहाँ खाली लोग हो उनको दूसरी कांशी में झोंक देंगे, परंतु कार्यकर्ताओं के अंदर वो उन्माद नहीं है जो पहले होता था। उसके कारण फिटिंग भी हो गया कि कहने के लिए बात नहीं है, हर बार क्या बात करेंगे। आपने पॉजिटिव एक्शन शुरू किया, उन्होंने नेगेटिव शुरू किया, अपोजिशन तरफ नेगेटिव वोट लेकर चल रही है कि हमको मोदी जी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, और मोदी जी सिर्फ यही कह रहे हैं कि मोदी जी को जिताना है। पार्टी भी कह रही है मोदी खुद कह रहे हैं मेरे को जिताइए, मेरे को जिता करके लाइए। तो हर बार कई बार वो पॉजिटिव बात करते हैं, फिर वो हिंदू मुसलमान पे आ जाते हैं, वो कितनी बार राम मंदिर पे चलाएंगे आप। तो इश्यू भी तो गौड़ होते चले जा रहे हैं। इसे देखते होंगे कि उनकी जो रोड शो है हर पार्टी कम हो गए क्योंकि लोगों में वो उन्माद दिखाई नहीं रहा, उत्साह नहीं है देखने के लिए, हर पार्टी वाले कम हो गए। तो इसकी वजह से मोबिलाइजेशन ऑफ वर्कर भी कम हुआ है, बिकॉज आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और लोग वही बात दोबारा से सुनना नहीं चाहते जो आप बार बार रिपीट करें। क्या दूसरे लोग हैं अनएम्प्लॉयड है, न्याय करना चाहिए, राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं, हर बार ये करते हैं कि गरीब 1% लोगों के पास 40% धन है। तो घिसे पिटे, जो मैं अपने ड्राइवर से पूछा था वो कहता कि आप किसको सुना है, यही बात 3 साल से सुन रहा हूँ, हर बात कही जा रहा है, तो मेरे को पता मेरे को क्या करना है, मैंने किसको वोट दो, कहता है क्यों बताऊँ आपको साहब। तो आप जब किसी को सामने तो मैं उसकी एक बात रखी कि मैं नई बात मेरे को कोई बता नहीं रहा, नहीं क्या ये फटीग है एक तरीके का। तो ये फटीग किस बात को लेकर है, मुद्दों को लेकर फटीग है या नेता को लेकर फटीग है? दोनों है। इनकम्बेंसी बहुत होती है। जब आप एक एमपी आपका तीसरी बार वोट मांगने आ रहा है क्योंकि आपने बीजेपी ने सब रिपीट कर दिया ऑलमोस्ट, उनके यहाँ 80% रेपुटेशन हुआ, 85%, जो 2-2 बार टर्म जीत करके आए हैं उनमें से कई लोग, उनके प्रति कई बार आजकल वोटर भी इतना ज्यादा हो गया ना, यूथ वोटर इतना आ जाता है 10 साल के अंदर। आजकल वो वोटर नहीं है कि शाखा में जा या पार्टी से जुड़ा हुआ, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं, बीजेपी के अंदर हालांकि नए लोग आ रहे हैं पर वो कांग्रेस का उससे इतना ज्यादा हो गया है कि उनके तो वोट जितने कैंडिडेट खड़े हैं वो उनके कांग्रेस के साथ थे जो पहले हार के चुके हैं, उनको वोट मांगने जा रहे हैं बीजेपी में, उनके परेशानी हो रही है। तो एंटी इनकम्बेंसी लोकल लेवल पर बहुत ज्यादा है, एमपी के खिलाफ विरोध बहुत ज्यादा है, उसको आप कितना ऑफसेट कर पाएंगे मोदी जी की इमेज से, ये सवाल है। क्योंकि आप देखेंगे 85% रेपुटेशन कैंडिडेट्स का होना वो अपने आप में लगता है कि आपने उसको सोच करके चल रहे हैं कि आप उसको आप कंपनसेट कर लेंगे अपनी पॉपुलैरिटी से। उन लोगों ने नए कैंडिडेट खड़े किए क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि हमारे यहाँ से कूड़ा था जो करप्ट थे वो वॉशिंग मशीन में चलेगा, ठीक हो गए सारे के सारे। परंतु सवाल ये है कि दोनों तरफ से फटीग है क्योंकि नए चेहरे राजनीति में आ नहीं रहे हैं, हर एक के परिवार से कोई ना कोई आ रहा है। अभी भी देखेंगे हर पार्टी के अंदर लगभग 50% लोग ऐसे हैं जो अपने किसी के फादर ने चुनाव लड़ा, किसी ने चाचा ने चुनाव लड़ा, किसी की माँ ने चुनाव लड़ा, उस परिवार से लोग ही राजनीति के अंदर हो गया। जब राजनीति का परिवारीकरण हुआ है तो इसलिए लार्ज स्केल पे हुआ है कि हर मोहल्ले में हर सीट के अंदर उनको हर परिवार की भाषा पता है, कहीं ना कहीं किसी मंत्री की बीवी लड़ रही है, किसी चीफ मिनिस्टर की बीवी लड़ रही है, बीजेपी जो परिवारवाद की बात करती है उनके यहाँ सबसे ज्यादा परिवारवादी लोग लड़ रहे हैं, और दूसरा इश्यूज भी पुराने चल रहे हैं रिपीट करके। तो ना कोई कैंडिडेट में नवीनीकरण है, ना नारे में कोई है, ना नीति में है, तो लोगों की उदासीनता बढ़ी। ठीक है यार, इनको सुन चुका, टीवी देखना बंद कर दिया लोगों ने। आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की और आपने कहा कि 80% जो भारतीय जनता पार्टी है अपने एमपीज को रिपीट किया है, और फिर आपने कहा कि दरअसल जो एमपीज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है। अगर ऐसा है तो चूंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सबसे ज्यादा है, और अगर एमपी के खिलाफ सबसे ज्यादा जबरदस्त तरीके से अगर आक्रोश है या एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसका मतलब ये कि बीजेपी को नुकसान हो सकता है इसका।
नुकसान देखो उसमें सबसे बड़ी बात, स्टैटिस्टिकल में इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी रहा हूँ, कई जगह मार्जिन 20 से 25% का है। जैसे राजस्थान के अंदर बहुत 15 सीटें ऐसी है जिसमें 20% से ऊपर है। 10% से नीचे की बात है तब तो मैं समझता हूँ जो 10% से मार्जिन की सीटें हैं उसमें तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। परंतु जब 30%, 40%, 35% का मार्जिन है उसके अंदर जितनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाएगी फिर भी जीतने वाला कैंडिडेट है। जहां इनके कैंडिडेट वीक है, जो 10% के मार्जिन से जीते या 5% से मार्जिन से, वो खतरे में जरूर है इस वक्त। जिनको नए लोगों को खड़ा किया उनमें से कुछ जीत भी सकते हैं क्योंकि नया चेहरा है। कई जैसे ऐसी, जैसे आपने एक महिला खड़ी की हैदराबाद के अंदर, वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, 60% है। वो इसलिए पॉपुलर है कि जिस तरह की बातें करती है, जिस तरह की पोस्टरिंग है उसकी, जिस तरह के तीर कमान लेकर के मस्जिद के ऊपर खड़ी हो जाती है। वो जो दूसरी एक भोपाल में पिछली बार खड़ी की थी प्रज्ञा ठाकुर, तो इस तरह के लोगों को खड़ने से एक माहौल तो बनाने की कोशिश की जाती है, एक एटमॉस्फेयर बनाने की, परंतु किसी एक प्रयोग किया शब्द का कि वो करंट नहीं है कहीं भी इलेक्शन में, कोई नेगेटिव पॉजिटिव कहीं जुड़े नहीं है, तो पॉजिटिव जाकर के करंट पैदा हो उसके अंदर। तो कैंडिडेट पुराने हैं, नारे पुराने हैं, नीतियां पुरानी हैं, चेहरे पुराने हैं दोनों तरफ से, और परिवार के लोग हैं। तो इतने लोग देख चुके हैं इनको बार बार 10% के करीब ऐसे कैंडिडेट है, 12% जो पहली बार खड़ रहे, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन्हीं के ऊपर चुनाव जीतता पड़ता है, नजर आ रहा है। जो पुराने चेहरों के ऊपर उदासीनता हो जाए, कितनी बार बार देखेंगे, कितनी फिल्म एक बार देखेंगे आप, एक तो अच्छी से अच्छी फिल्म भी है वो भी 15 बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, बोरियत हो जाती। क्या मोदी जी के खिलाफ भी कोई फटीग है इस वक्त? नहीं, मेरे को लगता नहीं उनके पर्सनल कोई खिलाफ है, पर भीड़ का मारी ये बात ठीक है कि भीड़ का कारक यही हो सकते हैं। अभी भी मोदी का भी मैं तो तमिलनाडु में देखता हूँ ज्यादातर, वहां की औरतें मोदी जी के नाम से ज्यादा परिचित है, बीजेपी के नाम से कम परिचित है। उनको उनके सिंबल का नहीं पता बीजेपी का। तो आपने देखा होगा इस बार पिछले चुनाव से पहले मोदी जी और बाकी पार्टी के हाथ में पहले ऐसे बाय बाय करते थे, हेलो करते थे, अब मोदी के चुनाव चिन्ह लेके हाथ में चलते हैं। तो वहां पर लोगों की पॉपुलैरिटी जो पहले इंदिरा गांधी इंदिरम्मा अम्मा होती थी, मोदी का हर घर में नाम हर देश में है। अरुणाचल प्रदेश से लेकर के कन्याकुमारी तक हर महिला कम से कम, क्योंकि पिछली बार 2019 के अंदर मोदी जी की मेजोरिटी महिलाओं की वजह से आई थी। इस बार महिलाएं अगर कम निकली, वोट निकलेगी, तो वो बड़े खतरे की घटना होगी। तो वो भी मोदी जी का पॉपुलैरिटी, यानी कि उनका पेनिट्रेशन इन द पॉपुलेशन में पहले से ज्यादा हुआ है। साउथ में भी हुआ है, परंतु वहाँ गैप इतना है कि कितनी सीट पड़ेगी, तो ओपिनियन पोल कह रहे कोई सीट मिलने वाली नहीं है। परंतु मोदी जी की पेनिट्रेशन है, नीचे संगठन नहीं है कई जगह के ऊपर, और संगठन इतना कम क्योंकि कई लोग पुराने चले गए, जिनको बिठा दिया गया उसमें आपने, उनके बाल बच्चे या उनके कार्यकर्ता जुड़े हुए, वो कहाँ घर में बैठ के जा करके, कि मोदी जी ने बीजेपी का मोदीकरण इतना ज्यादा कर दिया है कि जो अडवाणीकरण था या अटल बिहारी वाजपेयीकरण था वो न्यूट्रलाइज हो गया सारा का सारा। तो उसकी वजह से, क्योंकि लोगों ने नहीं जोड़ने से मोदी जी पॉपुलर हैं, पर पार्टी बहुत नीचे संगठन की दृष्टि से विजिबिलिटी उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। ये इसको आप कैसे आप उसको एनालाइज कैसे करेंगे कि मोदी की पॉपुलैरिटी है लेकिन बीजेपी नीचे है, तो इसका क्या चुनाव पे कोई असर पड़ सकता है? ये कह रहा हूँ मैं आपको, डिपेंड करता है टर्नआउट के अंदर कि कार्यकर्ता कितने निकलते हैं। मैंने कहा 20% 30% का जितना मार्जिन होगा कई सीटों के ऊपर, कितने हैवी मार्जिन से जीते कई जगह पर, कई और दो इलेक्शन जीते हैं, तो उसके ऊपर कितने वोट कम पड़ेंगे, इन्हीं के कार्यकर्ता उससे ज्यादा करके प्रभावित होंगे। तो बीजेपी के वहां पर देखे, पर सवाल ये क्या ऑपोजिशन वाले भी निकाल पाएंगे नहीं वोट अपने? अगर बीजेपी के वोट कम निकले हैं, क्या मुस्लिम जो है लार्ज संख्या में, जैसे सहारनपुर में इलेक्शन हुआ, मुस्लिम साउथ में जितना वेस्टर्न यूपी में इलेक्शन हुआ, वहां पर मुस्लिम ज्यादा वोट है। अब किसी के पास फिगर अभी तो है नहीं, अगर वहां पर मुस्लिम और दलित ज्यादा निकला है, और इसका मतलब बाकी लोग कम निकले, जैसे ठाकुरों का असर कितना होगा, ठाकुर गुजरात में सारे नाराज हैं, उसका असर दिखाई दे रहा है। ये तो एक बड़ा डीप एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस करना पड़ेगा, जिसको अभी हम लोग काबिल नहीं है। तो असर तब पड़ेगा जब इनके कोर कंस्टिट्यूएंसी या वर्कर लीडर ना जाए, परंतु जो संघ का कार्यकर्ता है, जो संघ के लिए काम किया है, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ है ट्रेडिशनली, वो तो वोट उनको देगा। अगर जाएगा, नहीं जाएगा तो दूसरी बात है। बीजेपी के खिलाफ बीजेपी का वर्कर, बीजेपी का जुड़ा हुआ व्यक्ति अगर बहुत ही ज्यादा नाराज होगा तब वोट होगा। ये तो वोटों पे असर होने, जो उनका कोर बेस है उसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है। तभी आएगा जब न्यूट्रल वोट, क्योंकि इस बार जो कम हुआ है वोट, वो मेरे को लगता है जो 10th सीटर था वो कम आया है, और कार्यकर्ता भी जो बड़े सीनियर लोग थे वो कम आएंगे दोनों पार्टी की तरफ। मैं सब पार्टी की बात कर रहा हूँ, खाली बीजेपी लेके जा रहे हैं। मेरे को लगता है कि समाजवादी पार्टी को भी नुकसान है, क्योंकि उनके नेता भी कई बार पुराने जो हैं मुलायम सिंह के साथ जुड़े हुए लोग थे, वो बड़े इनएक्टिव से दिखाई दे रहे हैं।
तो कांग्रेस के अंदर भी वही हो रहा है, कांग्रेस के अंदर भी पुराने लोग बैठ के कहीं तो छोड़ के चले गए, बाकी लोग एक्टिव नहीं है। अब जनता जनार्दन फैसला करेगी कि कौन जीतेगा। नेता सब जगह, लोकल नेता सब बेअसर हैं, कोई फॉलोइंग नहीं है, रूटलेस, बेसलेस, इशूलेस। मोदी जी के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि वो हर चुनाव में एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं और कामयाब भी। 2014 में उन्होंने जिस तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव बनाया, उससे एक हवा चली और कांग्रेस लोएस्ट उस पर चली गई। 2019 में बालाकोट को कोई बहुत बड़े पैमाने पर उन्होंने नैरेटिव बनाया। इस बार एक असफलता कह लीजिए या एक कमी कह लीजिए कि बहुत बड़ा नैरेटिव बनाने में नाकाम रहे। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि राम मंदिर का निर्माण जो 22 जनवरी को हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो वो एक बड़ा नैरेटिव हो सकता है, उसका फायदा हो सकता है। लेकिन जो सर्वेज आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का मसला उतना बड़ा मुद्दा नहीं बन रहा है, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा उतना बड़ा नहीं आ रहा है। कुछ बड़े जर्नलिस्टों ने जाके ग्राउंड से रिपोर्ट, उनका भी कहना है कि हिंदू मुसलमान का उतना बड़ा असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये 3 चीजें हैं जो लगातार बड़े पैमाने पर दिखाई पड़ रही है। तो क्या लगता है? अच्छा, तो बड़े पत्रकारों की बात मत करिए मेरे साथ कुछ भी, क्योंकि पत्रकार जो है वो उसी 25 लोगों को मिलते हैं। अगर आप टीवी चैनल उठा के देंगे, बड़े बड़े पत्रकार दिल्ली से गए, सब शशि थरूर को मिल रहा है, अजीत चंद्रशेखर को मिल रहे हैं, मारन को मिल रहे हैं, या बड़े बड़े जितने जो प्रेडिक्टेबल कैंडिडेट उनको मिलते रहते जाकर। तो मेरे को पता है शशि थरूर क्या कहने वाला है, मेरे को पता है क्या कहना है, क्योंकि इसमें हम पत्रकार भी आजकल बड़े स्टार अट्रैक्टिव हैं। वी आर आल्सो इन्फेक्टेड बाय सेलिब्रिटीज, जो हमारी भाषा पहनते हैं, हमारे तरह कपड़े पहनते हैं, वी एंड मी एंड माइन टाइप जाकर के जब करते हैं, जिसमें हमारे लगे अब जाकर बार बार अन्ना मलाई ना बुलाई के 300 इंटरव्यू कर दिया आपने यार। मतलब कोई बात बनती है? ऐसे लोगों को पकड़ जो नए लोग हैं जिनके ऊपर कुछ है, सारे वहीं बैठ जाते क्योंकि इंग्लिश बोल लेते हैं। तो इस पत्रकार को छोड़िए, मैं जो कह रहा हूँ कि आपने जो बात उठाई है कि 1980 से मैं जुड़ा हुआ हूँ पत्रकारिता से, मतलब 1970 से जुड़ा हुआ हूँ। हम ओपिनियन पे इंडिया टुडे अंदर सबसे पहले शुरू हुआ था, तब से आज तक भ्रष्टाचार, महंगाई नंबर 1 इशू रहा है। तो नई बात क्या है इसके अंदर? अब हम पत्रकार कोशिश करें, ये नैरेटिव बन रहा है, पर आपकी पहली बात है मैं सहमत हूँ कि पहले इशू बन 2014 अंदर भ्रष्टाचार, पाकिस्तान, 2019 में बालाकोट और बाकी इस बार उन्होंने कोशिश की 370 जल्दी कर दिया 2019 के अंदर आते ही उन्होंने। तो 5-4 साल के अंदर कश्मीर उतना इम्प्रूव नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, इलेक्शन भी नहीं कराया 5 साल के अंदर, तो उसका उतना असर नहीं हुआ। 370 से खुश हैं लोग, परंतु उसका उतना जो शुरू अगर हम 2030 में करते शायद बहुत असर पड़ता है उसका सारे देश के अंदर। लोग याद रखते हैं राम मंदिर बन रहा है, सबको पता था ये भी बन रहा है, उसका असर कितना होगा? पहले हो चुका है, मतलब अब यूपी में आप बढ़ा लेंगे 2-4 सीटें, बाकी 25-26। जो नैरेटिव नहीं बना, उन्होंने क्या किया कि मैं हूँ, मेरी मोदी गारंटी, क्यों ऐसी नैरेटिव? ये एक नैरेटिव है अपने आप में कि मैंने जो कहा आपको 10 साल में करके दिखाया। मैं अब इस पर मैं 2047 की बात कर रहा हूँ। एक नैरेटिव खोले कि मेरा मतलब है विकास, हिंदुस्तान में शुरू होना चाहिए, हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए, हिंदुस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए और विकास बड़ी तेजी से होना चाहिए। वो कौन कर सकता है? केवल मोदी। किसी भी चुनाव के अंदर 2019 के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी को वोट दीजिए। इस बार मोदी का पिक्चर लगी है मैनिफेस्टो में, 76 पेजेस में 73 पेजेस के अंदर मोदी की है। तो नैरेटिव ये है कि मोदी, सिर्फ मोदी। मोदी, जो मैंने पहले भी कई जगह कहा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मोदी इज द मीडियम, मोदी इज द मैसेज, मोदी इज द मैसेज, दैट इज द नैरेटिव। इस बार टेस्ट किया उन्होंने कि पर्सनैलिटी के नाम पर आप माओ से तुंग हिंदुस्तान के बन सकते हैं, सारे फॉलोअर आप सच होते, या आप किशोर मुलगान बन सकते हैं, या आप स्टालिन बन सकते हैं, या आप लेनिन बन सकते हैं, आपकी भाषा में अगर मैं बात करूं। तो इसको कह करके तो ये एक पर्सनैलिटी ड्रिवन इशू है। मोदी इज आइडिया ऑफ इंडिया, कि भारतवर्ष जो है वो मोदी जो बनाना चाहते हैं, क्या उससे आप सहमत है? मोदी क्या बनाना चाहते हैं सबको पता है, राम मंदिर, 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ। ये सब अपने आप में नहीं मानता इस बात को कि नैरेटिव नहीं है, नैरेटिव है मोदी। आपने भी देखा वो कितनी बार जो कहते हैं मेरे को वोट दीजिए। तो इस बार इश्यू को नहीं, मोदी के जो किया है उसके काम पर वोट दीजिए और उसके नाम पर वोट दीजिए। कमल जो है मोदी है, सब कुछ वही है। तो नैरेटिव इज मोदी, पर्सनैलिटी ड्रिवन। फर्स्ट टाइम इंडिया में वोट पड़ रहा है कि कांग्रेस बीजेपी का नाम कम लेते हैं, मोदी का नाम, और मोदी का नाम पॉपुलर है। तो टेस्ट ये है, मैंने किसी से पूछा कि मोदी का नाम, आप भी कह रहे हैं, हमारे पोस्ट पे बैठे थे एक चैनल में काम कर, मैं जाता हूँ, तो उन्होंने कहा कि मोदी फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा मोदी फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो पार्टी जीत रही है, आपके इंटरनल डेटा के अंदर क्या ये है कि मोदी
के वोट ज्यादा हैं और बीजेपी कम है, परंतु मोदी की वजह से आपके बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। तो आप जब चुनाव आएंगे, अगर सीटें ज्यादा आई तो आप कहेंगे मोदी की वजह से जीते, हार गए तो क्या आप कहेंगे मोदी की वजह से हारे? इसका जवाब चुप करके दिया नहीं होगा मेरे को। परंतु इशू ये है मैंडेट ऑन मोदी एज ए पर्सन। बिल्कुल, ये चुनाव जो हो रहा है, इट इज ए मैंडेट ऑन मोदी एज ए पर्सन, नॉट एज ए पार्टी लीडर। क्या ये वर्क कर रहा? कर ही रहा है, क्योंकि दूसरा अल्टरनेटिव भी नहीं है। मोदी के खिलाफ पर्सन, वो तो अपने खिलाफ नारा गाली दिलाना चाहते हैं ना। अगर आप मोदी को गाली दें कहीं पर भी, तो अभी भी रिएक्शन होता है बड़ा जबरदस्त, उतना नहीं होता जितना पहले होता था। तो मोदी अपने आप को, क्योंकि महिलाओं में पर्टिकुलरली आप देखेंगे उनके प्रति अभी भी काफी एक्सेप्टेबिलिटी है जो किसी की नहीं है। तो उन्होंने जानबूझकर किया, बिकॉज समबडी मस्ट हैव एडवाइस। पर मोदी खुद ज्यादा सोचते हैं। ये बात ठीक है, इस बार उन्होंने कोई नारा नया नहीं दिया, कोई नरेटिव नहीं किया, मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूँ। 2047 में शायद वो 120 साल के हो जाएंगे, 10 साल के, जब 73 साल के अब हैं, 47 में आप हिसाब लगा दीजिए, 100 से ऊपर हो जाएंगे। तो ठीक है, भगवान नंबर लंबी उम्र उनको दे, बट ही टॉक्स बिग कि उनके नंबर हमेशा बड़े होते हैं हर चीज के। तो इसलिए आप जो कह रहे हैं नैरेटिव नहीं है, मोदी इज द नैरेटिव। मोदी अब अपने एक व्यक्ति नहीं है, मोदी एक संस्था है, एक विचार है, एक पार्टी है, सब कुछ एक है, मैसेज मीडियम मैसेंजर। तो इसलिए वो नैरेटिव है। अगर वोट पड़ेगा, अगर वो हार गए तो मोदी हारेंगे, जीतेंगे भी वही, हारेंगे भी वही। जीतेंगे भी वही, हारेंगे भी। आपने बड़ी अच्छी, बड़ी दिलचस्प बात कही है। इस पर खैर किसी दिन और मैं लंबी चौड़ी बातचीत आपके साथ करूंगा, क्योंकि ये जो एक पार्टी जो कलेक्टिव लीडरशिप की बात करती थी, जो संगठन की बात करती थी, तो पूरी तरीके से एक पर्सनालिटी के इर्द गिर्द हो गई, और वही विचार भी है, वही संगठन भी है, वही नेता भी है, वही नीति भी है, वही सब कुछ है। उस पर फिर कभी बातचीत करेंगे। ये जो विपक्ष जो है, क्या आपको लगता है कि कुछ हरकत उनके पक्ष में होती दिखाई पड़ी? जैसे राजस्थान से जो खबरें आ रही हैं, या वेस्टर्न यूपी से जो खबरें आ रही हैं, या फिर गुजरात से जिस तरीके से पुरुषोत्तम रूपाला को बार बार माफी मांगनी पड़ रही है, कुछ आपको लगता है कि विपक्ष कहीं कुछ कोलाहल हो रहा है उनके पक्ष में? और खासकर राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में तो बहुत ज्यादा इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे को खबरें जो आ रही है, मैं अब फिर कह रहा हूँ, मैं वेरी पेसिमिस्टिक, मेरे जिसको नहीं कहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ खबरों पर मेरा विश्वास 0 है। तो इसलिए आप लोकल जाके जब घूमेंगे नहीं, कोई खबरें कौन अपने अपने एंगल से लिखता, मैं आज बता सकता हूँ आपको कौन पत्रकार कहाँ से क्या लिखा। जिन पत्रकारों ने 2019 के अंदर मोदी के खिलाफ इतना बोला था, अब 2024 में क्या बोल रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जिस तरह के इंटरव्यू करते हैं वही लोग, वही जो सबसे बड़ा लगता था मेरे को, ये प्रिंसिपल है या आइडियोलॉजिकली बीजेपी के खिलाफ है, कुछ भी हो, ऐसे बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं उसमें से। तो मेरे को इसमें ये लगता है कि पत्रकारों की बातें में जाता नहीं, क्यों पहले भी नहीं जाता था, क्योंकि मैं खुद ट्रेवल करता था, कवर करता था। तो जो आपकी बेसिक जो आपने इशू उठाया है कि वोट कम हो रहे हैं, और रूपाला की बात भी आपने उठाई, रूपाला ने माफी में, रूपाला को चेंज क्यों नहीं किया? अगर ठाकुरों की 6% सारे कंट्री के अंदर पॉपुलेशन होगी, वो 20-50 सीटों के ऊपर फर्क डाल सकते हैं। वो यूपी के अंदर मैंने सुना उन्होंने काम थोड़ा कम किया है। तो सवाल है कि बेचारा ठाकुरों की वजह से हार जाएगी पार्टी, ये पॉसिबल नहीं देंगे। बाकी जातियां बहुत सारी हैं जिनको वो भी एक क्रिएट किया उन्होंने कि कास्ट पर सिलेक्शन मोदी ने 2019 में बढ़ा दिया कि हर कास्ट के लोगों ने वोट दिया, और मुस्लिम महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट दिया। जब कास्टलेस सिलेक्शन बढ़ा दिया मोदी ने, और आप कहेंगे कि वहां पर रूपाला की वजह से नुकसान होगा या कुछ नुकसान और तरह का हो रहा है, मैं उस बात में, ऑपोजिशन यूनिटी का इंडेक्स इस बार बढ़ा है, जो आपका सवाल है। क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी पहली बार 330 से ज्यादा सीटों पे नहीं लड़ रही है, इसका मतलब बाकी 200 सीटों के 330 में से 280 पे जहां 1 to 1 कांग्रेस की साइड है, तो इस बार 1 to 1 जो है डायरेक्ट फाइट वो ज्यादा है, और कांग्रेस की परफॉर्मेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है। कांग्रेस जितनी बढ़ेगी, बीजेपी उतनी कम होगी। इधर एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। कांग्रेस वहां से जीत सकती, जैसे वेस्ट बंगाल से नहीं जीत सकती, केरला में जीतेगी, तमिलनाडु में जीत सकती, जितनी मिली है उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। तो कांग्रेस ने कोशिश ये की है कि 1 to 1 फाइट जगह बना ले, तो 80% सक्सेस को मिली है। पत्रकार जो मर्जी कहते रहेंगे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, नहीं हुआ। भाई जहाँ कांग्रेस, उन्होंने राहुल गांधी की बात मेरे को पहली बार एक अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम अपनी कमजोरी को समझे हैं, हमने अपने को जिताना कि हमारी वजह से अगर हमारी सीटें बढ़ती हैं उतनी बीजेपी कम होगी, बाकी वाले अपनी सीटें बचाने पर कामयाब हो जाएंगे।
तो अपोजिशन यूनिटी है पहले से ज्यादा है, इसलिए अपोजिशन की सीट बढ़ने के चांसेस भी ज्यादा है। डिपेंड करता है अल्टीमेटली क्या पोलिंग होती है। 370 नारा लग गया, ठीक है, कार्यकर्ताओं को उत्साह बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, परंतु मेजोरिटी आनी चाहिए, ये सब हम मान के चल रहे हैं, वो भी मान के चल रहे हैं। ये नहीं कहते, उन्होंने नारा इसलिए दिया था कि आप 370 से कितने नीचे आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करो। इससे नीचे आने नहीं दी डिस्कशन उन्होंने। हर पत्रकार 400 पार, 370 पार। तो अपोजिशन यूनिटी जो आपने सवाल उठाया ज्यादा है। राजस्थान की बात की आपने की, बाकी जगह की, उतनी यूनिटी के अंदर जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री था उसको कितना कम कर पाएंगे उसके ऊपर रिजल्ट डिपेंड करता है ऑपोजिशन का। परंतु ऑपोजिशन इज बेटर यूनाइटेड देन इट वाज इन 2019 और इवन 2014। ये कांग्रेस को आपको लगता है कि राहुल गांधी नए सिरे से उसको रीडिजाइन कर पाए हैं या इट्स स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस? राहुल गांधी ने एक रियलिटी एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी पार्टी 300 से ज्यादा नहीं लड़नी चाहिए। अपनी कमजोरी पहली बार मान ली है। उन्हें यात्रा करके कांग्रेस पार्टी को जोड़ने की कोशिश की, नीचे लेवल पे कार्यकर्ताओं को रिवाइव किया, कांग्रेस के ऊपर के नेता छोड़ के चले गए। वो कांग्रेस का एक्सोडस जो है, भागने वालों को रोक नहीं पाया। हालांकि ये लोग चले गए तो उनके फायदा भी हो सकता है। तो कांग्रेस पार्टी, राहुल ने अपनी कोई नई कांग्रेस अभी तक बनाई नहीं है। उनके आसपास नए लोग खड़े हैं ऊपर सेंट्रल लेवल पे, जिनका ग्राउंड में कनेक्शन नहीं है। अगर जिनके चेहरे देखे और राज्यसभा के लोग हैं, जैसे कई लोग होते हैं कि राज्यसभा के लोग जो हैं हावी हो जाते हैं हर पार्टी में। बीजेपी में भी पहले यही था। तो राहुल गांधी ने अपने आप को पॉपुलैरिटी बढ़ाई है। उनकी पॉपुलैरिटी पिछले 10 साल के अंदर दुगनी हुई है। मोदी के बीच में उनका गैप था, वो कम हुआ, पर अभी बहुत बड़ा गैप है। तो राहुल गांधी का एडवांटेज ये है कि उनका फेस और उनका नाम नेशन वाइडली नोन नाउ। उन्होंने इशू भी उठाए जो कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, परंतु वोट में कन्वर्ट करने की उनकी एक्सेप्टेबिलिटी एज ए नेशनल लेवल मिडिल क्लास में अभी तक नहीं आई। अपर क्लास में थोड़ी आ गई होगी, नीचे भी आ गई होगी, परंतु वो एक नेता जो सरकार चला सकते हैं, जो लीड कर सकते हैं बड़ी पार्टी को, वो अभी तक बनी नहीं है। परंतु उस तरह वो बढ़ रहे हैं। पहले से बेटर इमेज है, पहले से बेटर एक्सेप्टेबिलिटी है। पार्टी नई खड़ी नहीं हो, जब तक उनकी पार्टी नहीं खड़ी होगी तब तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में भी नहीं आ सकती। बन भी सकती है, कितने 100 से ज्यादा सीटें पिछली बार 140 में आ गई। परंतु कांग्रेस पार्टी, आपसे मैंने कहा, ऑपोजिशन का मेन पार्ट है। ऑपोजिशन इज बेटर दिस टाइम एंड कांग्रेस इज आल्सो मच बेटर देन इट वाज। हालांकि छोड़ गए लोग जो मर्जी करें, परंतु कांग्रेस पार्टी के मिडल नए लोग जो आए हैं उनके अंदर उत्साह बहुत ज्यादा है ग्राउंड के ऊपर। प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अभी बहुत अनफेयर होगा ये सवाल पूछना है कितनी सीटें बीजेपी को मिलेंगी, कितनी कांग्रेस को मिलेंगी, क्योंकि एक ही चरण का चुनाव हुआ है और कुछ भी अंदाजा लगाना वाकई में बहुत मुश्किल काम नहीं होगा। तो 2-3 चरण और हो जाए फिर मैं आपसे जरूर ये सवाल पूछूंगा कि कितनी सीटें किसकी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इट्स ऑलवेज प्लेजर टू टॉक टू यू सर। थैंक यू, माय प्लेजर। थैंक यू।